बड़ी संख्या वरदान है या बोझ? राधिका पांडे कहती हैं कि फेलो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नई दिल्ली। भारत उन कुछ देशों में से है जहां विकास की बड़ी संभावनाएं हैं। इसमें बहुत बड़ी भूमिका यहां की विशाल युवा आबादी की है। कामकाजी उम्र के युवा किसी भी अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने का माध्यम हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 में ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारे प्रधानमंत्री का था कि अगर मैं चुन करके आऊँगा तो इस देश को समृद्ध और एक विशाल देश बनाने का कार्य करूँगा। उसमें मैं 2 करोड़ लड़कों को नौकरी दूंगा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कोई काम मुख से नहीं होता है। आपके पास उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। वो कैसे होगा ये पता होना चाहिए। आपके पास एक समूह होनी चाहिए जिस पर बैठकर इस पर बात करे और उसको लेकर के आगे जाए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को बताया जाता है कि वो सिर्फ 2.5 लोगों से ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं। एक खुद प्रधानमंत्री, एक अमित शाह और एक अध्यक्ष। तो इस तरह से इस मुद्दे को डिस्कस किया गया है। डिस्कस का यह व्यवस्था है कि केंद्रीय मंत्री की तरफ से जनसंख्या नियंत्रण कानून का जिक्र होते ही यह चर्चा फिर जोर पकड़ने लगी है कि भारत की बड़ी आबादी यहाँ के लिए संसाधन है या बोझ। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब किसी चीज़ की काम करने की व्यवस्था आपके पास नहीं रहेगी, समझ नहीं रहेगी, तो वो हर चीज़ आपके पास बोझ हो जाएगी। लेकिन आपके पास अगर बुद्धि है, अगर समझ है, ईश्वर ने आपको क्रिएटिविटी दी है, अगर क्वालिटी है आपके अंदर, तो आप गार्बेज भी उठा करके लेके आते हैं और उससे एक बेहतरीन सामान बनाते हैं। यहाँ तो मेरे वो युवा हैं जो देश के रुख को बदलने वाले हैं, समुंदर के धारे को बदलकर दूसरी तरफ कर देने वाले हैं। आबादी के आर्थिक पहलू पर भी विचार हो रहा है। इस मसले पर निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि भारत की 65% से ज़्यादा आबादी कामकाजी उम्र यानी 15 से 59 साल के बीच की है। इसमें से 27 से 28% 15 से 29 साल के उम्र के बच्चे हैं। कामकाजी आबादी का प्रतिशत बढ़ने से अन्य पर निर्भर लोगों यानी 14 साल से कम और 60 साल से अधिक की उम्र की आबादी का प्रतिशत कम हो जाता है। भारत आज उन स्थिति में है जहां कामकाजी आबादी बहुत ज़्यादा है और निर्भर आबादी बहुत कम। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से यह बहुत ही अच्छा समय है। एक सुनहरा मौका ईश्वर ने नरेंद्र मोदी को दिया है कि संसाधनों से भरपूर हमारा देश बना करके उन्हें दिया है। फुल मेजॉरिटी के साथ ईश्वर ने उन्हें दिया है। सारे लोग इस देश के उनके साथ हैं और कहना चाहते हैं कि अपने विवेक और अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके और लोगों का एक समूह बटोरकर जो आपके साथ हैं उनके साथ पक्ष विपक्ष को मिलाकर इस देश को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, ये बात आप रखें और उस पर काम करें। आगे कहते हैं कि कई कदमों के माध्यम से भारत की जनसंख्या विविधता पर इस्तेमाल आर्थिक विकास को गति देने में किया जा सकता है। यही नहीं, अपनी युवा आबादी के दम पर भारत दुनिया भर के लिए प्रतिभाओं की फैक्ट्री बना हुआ है। सारे दुनिया के लोग जो आज नौजवानों को चाहते हैं कि वो मेरे देश में आएं, यहाँ भारत में नौजवानों की भीड़ पड़ी हुई है। जैसे कि जनसंख्या पर सारे देश परेशान होकर के उन्होंने बैन करा दिया कि नहीं, अब आगे जनसंख्या होगी तो हमें दिक्कत होगी। लेकिन आपको नहीं मालूम कि जनसंख्या से दिक्कत नहीं होती है, आपके मैनेजमेंट अगर नहीं करने आएगा आपको तब दिक्कत होती है। और पिछले समय में जितने लोगों ने जनसंख्या पर नियंत्रण किया, आज वो अपने देशवासियों को एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। 18 साल से बेसी हो रही हैं तो उनसे कह रहे हैं कि आप शादी करें और बच्चा पैदा करें। मुझे आज नौजवानों की ज़रूरत है। साथियों, मैं बताऊं आपको कि बच्चे फैक्ट्री में नहीं बनते हैं कि आज ज़रूरत है वो आज आ गए। उसका एक सिस्टम के साथ व्यवस्था बनानी पड़ती है कि कौन कैसे निकलेगा, कौन कैसे आगे बढ़ेगा। उसी बात पर यह मुद्दा चल रही है। हम शिक्षक से लेकर सीओ और सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक दे रहे हैं। साथ ही हमारे पास कुशल कार्यबल भी है, शक नहीं। दूसरी ओर कनाडा जैसे देश की स्थिति चिंताजनक हो रही है। वही कि वहाँ बच्चे पैदा करने पर रोक लगा दी गई थी। एक तरफ जीवन
प्रत्याशा बढ़ने से लोग ज़्यादा उम्र तक जीने में सक्षम हुए हैं, तो दूसरी तरफ जन्म दर कम होने से आबादी बहुत धीरे बढ़ रही है, जो परेशानी का कारण है। इसका परिणाम यह हुआ कि वहां आबादी में बुजुर्गों का प्रतिशत बढ़ गया है। समय के साथ कनाडा को कामकाजी आबादी की कमी का सामना करना पड़ेगा और इसका सीधा प्रभाव आर्थिक विकास दर पर होगा। साथ ही बुजुर्ग आबादी की सेहत एवं सुरक्षा के लिए देश में खर्च का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन पॉपुलर फ्रंट ने अध्ययन के मुताबिक भारत के पास बड़ी कामकाजी आबादी का लाभ उठाने के लिए 2006 से लेकर 2055 का कालखंड है, जो किसी भी अन्य देश से ज़्यादा है। राज्यों की अलग अलग जनसांख्यिकी के कारण इससे भी थोड़ा अंतर रह सकता है। हालांकि आबादी के लाभ गिनाने समय हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि कामकाजी आबादी अपने आप फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती है। वही बात आ गई कि अगर आबादी है आपके पास या किसी चीज़ का एक्स्ट्रा आपके पास है, तो आप उसे कैसे यूज कीजिएगा, कैसे संसाधन बनाइएगा, ये आपके ऊपर है। ईश्वर तो सबको, यानी कि गल्ला ईश्वर इतना दे देता है कि आपका गल्ला सड़ता है, नालियों में जाता है, लेकिन गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है। आपको इस पर सोचना पड़ेगा कि आखिरी अंत्योदय तक मैं अपना गल्ला कैसे पहुंचाऊं, कि कुछ लड़कियां भात 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 कहते न मर जाएं। उन करप्ट लोगों के हाथों पर डंडा चलाना होगा जो गल्ला तो ले लेते हैं लेकिन उन गरीबों तक नहीं पहुंचाने का कार्य करते हैं जो उनके हकदार हैं। आगे हम बढ़ेंगे। यह भी जरूरी है कि देश में रोजगार कर रहे या रोजगार की तलाश कर रहे लोगों की संख्या ज़्यादा बनी रहे। इसे LFPR कहते हैं। महामारी के दौरान बहुत लोगों की नौकरी छूटी। इसमें से बहुत से लोगों ने निराशा होकर नौकरी तलाशना ही छोड़ दिया, जो कि यह सबसे बड़ी विडंबना है। यह अच्छी स्थिति नहीं है। LPRF ज़्यादा रहे, इसके साथ ही ज़रूरी यह है कि देश में अच्छी नौकरियां की उपलब्धता भी बनी रहे। हाल ही में आई विश्वव्यापी कोविड-19 महामारी के दौरान असंगठित क्षेत्र में काम कर रही देश की बड़ी आबादी को संगठित करने की दिशा में कुछ अहम कदम सरकार को उठाना पड़ेगा। ऐसा पहल को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। कौशल विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से देश को अपने बड़ी आबादी का पूरा लाभ लेने में मदद मिलेगी। आगे पूनम मुतरेजा जी, जो डायरेक्टर है पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली की, उन्होंने कहा कि बढ़ रही है जागरूकता। बढ़ती जनसंख्या की बात आते ही समुदाय के आधार पर वर्गीकरण की चर्चा होने लगती है। हालांकि अब इस पर चर्चा का औचित्य नहीं रहा। आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं कि देश की जनसंख्या के मामले में स्थिरता की तरफ कदम बढ़ चुका है। इसमें अच्छी बात यह है कि प्रजनन दरों में गिरावट हर समुदाय और हर वर्ग में देखी जा रही है। और ये भी मैं बात बता दूं कि अब वो दिन ख़त्म हो गए जो बच्चे और बच्चियों में अंतर किया जाता था। आप मान के चले कि वो अपवाद है, वह अपवाद है जिसको यह कहा जाए कि बच्चे और बच्चियों में अंतर किया जाता है। आज ये मान करके चले कि बच्चों से ज़्यादा बच्चियों को लाड प्यार मिल रहा है और सारी व्यवस्थाएं उन्हें मिल रही हैं। पूनम जी कहती हैं कि देश में फिर जनसंख्या नियंत्रण का कानून की चर्चा छिड़ गई है। कानून के समर्थन में तर्क दिया जाता है कि जनसंख्या वृद्धि में एक समुदाय का योगदान बहुत ज़्यादा है, जबकि दूसरी समुदाय जनसंख्या नियंत्रण के प्रति ज़्यादा गंभीर और जागरूकता है। यह तर्क को सही नहीं माना जा सकता है। सच यह है कि एक समय देश में ऐसी स्थिति थी, लेकिन अब लगभग हर समुदाय और वर्ग में जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को लेकर जागरूकता बढ़ी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 NFHS 5 के आंकड़े के भी इसी के गवाही दे रहे हैं। आंकड़ों में यह भी स्पष्ट है कि देश में जनसंख्या स्वयं ही स्थित होने की राह पर बढ़ चली है। इसकी कानून व्यवस्था से कोई ज़रूरत नहीं है, इस पर चिंतन की बहुत ज़रूरत नहीं है। NFSH 5 के अनुसार देश में प्रजनन दर 2.1 पर आ गई है और जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 के बराबर है। इसका अर्थ यह है कि अब प्रजनन दर उतनी ही है जितनी किसी जनसंख्या के स्थिरता के लिए आवश्यकता है।
जितनी जनसंख्या में स्थिरता के लिए आवश्यकता है, प्रजनन दर का भी इस स्तर पर आ जाना अपने आप में समाज में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बढ़ती जागरूकता का प्रतीक है। जब देश में लोग स्वतः इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं, तब फिर कानून बनाकर जबरन जनसंख्या नियंत्रण के उपाय करना औचित्यहीन हो जाता है। वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण इस बात की गवाही देते हैं कि जबरन कानून बनाकर जनसंख्या को नियंत्रण करने का प्रयास अच्छे नतीजे नहीं दे सकते हैं। ये इंसानी प्रवृत्ति है कि आप जिस पर बैन लगाइएगा वो और उभर करके मारिएगा। इसको कहते हैं कि हर क्रिया का प्रतिक्रिया। गेंद आप जितनी तेजी से दीवार पर फेंकिएगा उतनी तेजी से वो बैक होकर के आएगा। NFSH 5 के आंकड़े उस तर्क को भी गलत साबित कर रहे हैं जिसमें यह कहा जाता है कि समुदाय के हिसाब से प्रजनन दर में बहुत ज़्यादा अंतर है। सत्य तो यह है कि हर वर्ग में प्रजनन दर कम हुई है। 1992-93 में मुस्लिम समुदाय में प्रजनन दर 4.4 थी और अब 2.3 पर घटकर 1.94 पर आ गई है। स्पष्ट है कि प्रजनन दर में बहुत अंतर नहीं रह गया है। प्रजनन दर का संबंध धर्म से ज़्यादा साक्षरता के स्तर पर होता है। तमिलनाडु में मुस्लिम की प्रजनन दरें 1.93 है, जबकि बिहार में हिंदुओं की प्रजनन दर 2.88 है। राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम समुदाय में प्रजनन दर थोड़ी ज़्यादा होने के पीछे भी समुदाय का सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन ही कारण है। यही नहीं, अब लगभग हर समुदाय और वर्ग में परिवार नियोजन को लेकर के जागरूकता उल्लेख रूप से बढ़ रही है। महिलाओं की शिक्षा से लेकर के अन्य पैमानों पर भी मुस्लिम समुदाय पीछे नहीं है। इन आंकड़ों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि देश को किसी सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून की नहीं है, अपितु जागरूकता बढ़ाने वाले कदम की आवश्यकता है। जैसे जैसे शिक्षा व समृद्धि का स्तर बढ़ेगा, जनता स्वयं ही जागरूक हो जाएगी। देश की आबादी को तराशने की ज़रूरत है, हर हाथ को कौशल से युक्त करने की ज़रूरत है। पिछले 2 दशक या 3 दशक में जागरूकता के दम पर ही देश ने स्वाभाविक रूप से जनसंख्या नियंत्रण की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। दोस्तों, यह था एक विश्लेषण जनसंख्या के नियंत्रण पर। और फिर मैं यही बात कहना चाहता हूं कि हमें एक ऐसी सरकार को चुनकर लाना होगा जो सारी चीज़ों को समझे कि किसको कैसे करने पर समाज कैसे लाभवान हो सकता है, समाज को कैसे लाभ दिलाया जा सकता है, समाज कैसे शिक्षा की तरफ बढ़ सकता है। साथियों, ये कैसा मेरा वीडियो लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आप देख रहे थे जनता की आवाज़ 007। धन्यवाद।